जी नमस्कार। मैं राजेश शर्मा हूँ, सहायक वन संरक्षक भू प्रबंध कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपा भवन भोपाल से। आप सभी का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले मैं लैंड मैनेजमेंट से आया हूँ, तो इस कार्यक्रम की, इस जो पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाने वाला हूँ उसकी भूमिका मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आज़ादी से लेकर वर्ष 1980 तक हमारा जो देश का जंगल है, जो वन है, वो लगभग प्रतिवर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से गैर वानिकी कामों के लिए उपयोग में लाए गए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था और इस तरह से अगर वनों का इस्तेमाल गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए होता रहता तो हमारे वनों को बहुत नुकसान हो रहा था और वो लगातार जारी रहता। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि कोई सा ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे वनों का जो गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए जो उपयोग हो रहा है वो कम से कम उन्हीं योजनाओं के लिए किया जाए जिनके लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो वर्ष 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जब आया, ये आया, इसको बोलते हैं FCA 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हिंदी में इसको बोलते हैं। ये एक अधिनियम था, जो पहला अधिनियम था जो रेगुलेटरी था, प्रोहिबिटरी नहीं था। रेगुलेटरी था मतलब इससे हम अपने जंगलों का विनियोजन करना चाहते थे, उनका नियम बना के उनको सही तरह से दोहन या उनका उपयोग करना चाहते थे। हमने इनके बहुत सारे दंड के रूप में नहीं लिया इनको। तो पहला ऐसा अधिनियम था जो रेगुलेटरी था, प्रोहिबिटरी नहीं था। और ये जो नियम आया 1980 में, उसकी मेन थिंकिंग ये थी कि देश में विकास भी आवश्यक है। विकास के साथ संरक्षण, विकास के साथ कंजर्वेशन कैसे हो, विकास के साथ कंजर्वेशन दोनों को साथ साथ लेने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में ये कहा गया कि जो भी वानिकी परियोजनाएं, गैर वानिकी परियोजनाएं जिनके उपयोग के लिए जंगल की ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। वो प्रक्रिया क्या होगी मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, कैसे कैसे प्रक्रिया होगी। उन प्रक्रिया के तहत कैसे हम वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिए लोगों को, जिसको यूजर एजेंसी कहेंगे, आके उनको देंगे। तो इसके बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद जो प्रतिवर्ष हम 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन वन भूमि गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए देते आ रहे थे 1950 से लेके 1980 तक, उसमें काफ़ी कमी आई। और 1980 से लेके 2004 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि जो वन भूमि गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए सन 1980 के बाद में दी गई, वो केवल 1.5 लाख हेक्टेयर के बदले केवल 0.36 लाख हेक्टेयर, मतलब 36,000 हेक्टेयर वन भूमि हमने गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए दी वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद। इसमें भी अगर हम 1980 के पहले के जो अतिक्रमणकारी थे, जिनको हमने पट्टे दिए या जिनमें भूमि का विवर्तन हमने उन पट्टों को स्थायी करने के लिए, अतिक्रमणों को रेगुलर करने के लिए किया, अगर उसको 3.66 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन थी, अगर उसको हम कर दें तो 1980 से लेकर 2004 तक के लिए वन भूमि का गैर वानिकी परियोजनाओं में उपयोग जो प्रतिवर्ष आया वो केवल आया 23,000 हेक्टेयर। तो जो अधिनियम के जो फायदे हुए वो उससे आपको समझ में आता है। कहाँ तो हम 1.5 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष वन भूमि दे रहे थे गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए, जो घट के हमने करा लिया 23,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष। तो ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी थी जो हमने वन संरक्षण अधिनियम के कारण पाई। 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम बना, उसमें 1988 में हमको अमेंडमेंट करने पड़े, संशोधन करने पड़े। तो सबसे पहले मैं अपने मूल विषय पे आने के पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है, उसको कैसे उस पर कार्रवाई होती है,
कैसे क्या क्या उसकी कठिनाइयाँ हैं, कैसे उसको लागू करना है। क्योंकि जो भी वन विभाग में आज के दौर में नौकरी कर रहा है या जो वनों से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, उसको वन संरक्षण अधिनियम 1980 की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसमें, अगर आपको किसी को इस बारे में प्रश्न पूछना हो तो इसके बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना, इसका अमेंडमेंट 1988 में हुआ। इसमें मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि जो भी वन भूमि है, वन भूमि को गैर वानिकी परियोजना के लिए प्रयोग में किया जाता है तो उसके लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। उसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। आवेदन सभी उसमें करना है। 1 हेक्टेयर तक की जो अनुमति है भारत सरकार के बिहाफ में, भारत सरकार के रूप में संबंधित वन मंडलाधिकारी दे देंगे। और 40 हेक्टेयर तक के जो आवेदन जाएंगे रीजनल ऑफिस, आगे बताऊंगा मैं रीजनल ऑफिस क्या होता है, रीजनल ऑफिस जाएंगे। 40 हेक्टेयर से ज़्यादा भारत सरकार जाएंगे। तो अलग अलग तरह की अनुमति हमको, अगर वन भूमि को गैर वानिकी परियोजना के लिए ले रहे हैं तो भारत सरकार से लेना अत्यधिक आवश्यक होगा। इस अधिनियम में जो कुछ योजनाएं ऐसी ली हैं जिनमें भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें वो काम हैं जो वन एवं वन प्राणी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम जंगल में की कोई कंपार्टमेंट है, कोई कक्ष है, उस कक्ष में कोई भवन बनाना चाहते हैं, या हम चेकिंग पोस्ट बनाना चाहते हैं, या फायर लाइन कटाई लाइन जलाना चाहते हैं, या अग्नि सुरक्षा के और कोई काम करना चाहते हैं, वॉच टावर लगाना चाहते हैं, अपना वायरलेस टावर लगाना चाहते हैं, तो ये जो भी काम होंगे इन कामों के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य जैसे अस्पताल बनाना, पंचायत की बिल्डिंग बनाना, या पेयजल की व्यवस्था करना, ओवरहेड टैंक बनाना, नहर निकालना, और हो सकता है डैम बनाना, और कहीं अगर आपके यहाँ खनिज उपलब्ध हैं तो खनिज निकालना, इन सब के जो भी काम होंगे उनके लिए भारत सरकार की अनुमति लेना पड़ेगी। इसी में मान लो कोई आपको कोई परियोजना है जो अपने रक्षा संबंधित है, रक्षा विभाग अपनों को भारत सरकार का मंत्रालय रक्षा विभाग अगर इसमें जमीन लेना चाहता है तो उसको भी आवेदन देना पड़ेगा। कंडीशंस अलग अलग हैं। आगे मैं आपको धीरे धीरे कंडीशन बताऊंगा कौन सी परियोजना के लिए कौन सी कंडीशंस आवश्यक होंगी, कौन सी उसको प्राथमिकता क्रम में लिया जाएगा, कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कड़ी में बता रहा हूँ कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हमको क्या क्या नहीं देना है। तो वन संरक्षण अधिनियम उस जगह लागू होता है जो जंगल है, जो परिभाषा में जंगल है। परिभाषा में जंगल क्या होती है? परिभाषा में जंगल ये होती है या तो वो आरक्षित वन हो, या संरक्षित वन हो, या रेवेन्यू का जो जंगल होता है जिसको छोटे और बड़े झाड़ का हम लोग जंगल बोलते हैं। तो छोटे बड़े झाड़ का जो जंगल है वो भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लिया गया है। और इन तीनों कैटेगरी में, अगर तीनों श्रेणियों में किसी भी एक भी श्रेणी की जगह गैर वन भूमि प्रयोजन के लिए उपयोग में ला रही है तो इसके लिए अनुमति हेतु हमको भारत सरकार को जो प्रक्रिया निर्धारित है, वो प्रक्रिया आने वाले समय में बताऊंगा प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के तहत आवेदन भारत सरकार को देना पड़ेगा। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही हम इसमें आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। तो मेन चीज इसमें यही है कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे भेजना है और क्या क्या काम है वो मैंने बता दिए हैं। जो मतलब जिसको हम काम कर सकते हैं वो हैं कि विकास और वनों का संरक्षण और वनों के विकास के लिए जो भी काम करेंगे उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वन प्राणी के जो भी काम होंगे उनके लिए आवश्यकता नहीं होगी, जैसे चेक पोस्ट बनाना, फायर लाइन बनाना, वायरलेस लगाना और फेंसिंग लगाना, ब्रिज बनाना, कलवर्ट बनाना, डैम बनाना, वाटर होल्स बनाना, ट्रेंच मार्क बनाना, बाउंड्री मार्क्स बनाना, पाइप लाइन्स जो फॉरेस्ट के जो अमला जंगलों में रहता है उनकी सुविधा के लिए, या वन प्राणी की पेयजल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन डालना, उसके लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो भी होगा, इवन अगर हम चाय के बागानों के लिए, चाय लगाने के लिए अगर वन भूमि का कोई इस्तेमाल करें, या कॉफ़ी के लिए, या मसालों के लिए, या पाम के लिए, कुछ भी करने के लिए लगे तो भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। अब जो एफसीए बना, एफसीए हम बार बार बोल रहे हैं कि अनुमति की आवश्यकता होगी। तो अगर अनुमति किसी ने नहीं ली और अगर उसने काम कर दिया तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो एक्ट है ये रेगुलेटरी है, प्रोहिबिटरी नहीं है।
इसलिए इसमें सजा का प्रावधान बहुत कम रखा गया है। इसमें अधिकतम सजा जो रखी गई है, जो भी ऑफेंडर होगा, जो भी इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 की शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके लिए अधिकतम सजा का जो प्रावधान रखा गया है वो 15 दिन है। लेकिन चूंकि अधिकतर कार्य जो वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के होंगे वो शासकीय एजेंसी करेंगी, निजी एजेंसी बहुत कम करेंगी। इसलिए शासकीय एजेंसी के लिए 15 दिन की सजा का प्रावधान भी एक बड़ा प्रावधान है, जिससे उसके कैरियर में रुकावट आ सकती है, आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धाराओं का पालन करना या पालन करवाना अत्यधिक आवश्यक है। तो मूल रूप से ये है कि इसमें एडवाइजरी कमेटी होती है, वो आगे बताएंगे। तो मैंने बता दिया कि अगर इनका नियमों का उल्लंघन होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है उसके विरुद्ध प्रकरण बनेगा और ही लायबल टू 15 डेज ऑफ पनिशमेंट, मतलब उसको 15 दिन तक की सजा का अधिकार कोर्ट को है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने मतलब फील्ड में देखी वो ये है कि हम में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अगर आपको लगता है कि इसका उल्लंघन हो गया तो लागू कैसे करना है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को उल्लंघन पाके पीओआर जारी कर देते हैं। पीओआर जारी करके उसमें लिख देते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन हो गया। तो धारा 2 का उल्लंघन होकर वो पीओआर कट जाता है और पीओआर कट के जब जांच होती तो पता चलता है कि हमको तो इसमें पीओआर जारी करने का अधिकार था ही नहीं, ना हमको था, ना हमारे डीएफओ साहब को था, ना एसडी साहब को था, वन रक्षक को था ही नहीं। तो अधिकतर केसेस में जब ज्ञान नहीं होने के कारण हम वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पीओआर जारी कर देते हैं और फिर मनमर्जी से उनको डराने का प्रयास करते हैं। जो गैर एजेंसी होती है वो भी शासकीय सेवक होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में बताऊंगा कि इसको लागू कैसा करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी वन संरक्षण अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसको पालन कैसा करना है, उसमें प्रक्रिया क्या होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी वन भूमि है, वन भूमि में से पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन हो सकता है जिला प्रशासन की जा रही हो, पाइपलाइन पेयजल की हो सकती है, कोई भी डिपार्टमेंट पीएच डाल सकता है, ये डाल सकता है, केबल डल रही हो या बीएसएनएल का टावर लग रहा हो। अगर आपने जाके उससे पूछा कि भाई इसकी अनुमति बताइए, अगर वो अनुमति नहीं बताता है और उसके पास कोई अनुमति नहीं है तो आपको सबसे पहले राइटिंग में अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी उनको अवगत कराना है, डीओ साहब को अवगत कराना है, डीओ साहब इसको सीसीएफ साहब को अवगत कराएंगे, सीसीएफ साहब उसको एक नोटिस देंगे। सीसीएफ साहब उसको एक्चुअली सीएफ, लेकिन आजकल सीसीएफ में फील्ड में इसलिए सीसीएफ बोल रहा हूँ मैं, सीसीएफ साहब उसको नोटिस देंगे। नोटिस 6 महीने की अवधि का होगा। उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने फला फला ये मतलब बिना अनुमति के वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए किया है और इसके लिए फला फला अधिनियम की फला फला धारा में 15 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके संबंध में आपको जो कुछ भी कहना हो आप इस पत्र की प्राप्ति के 6 माह के भीतर उस अवगत कराने का कष्ट करें। आपने चिट्ठी लिख दिया, अगर ये चिट्ठी लिखने के बाद भी 6 महीने में उनका कोई जवाब आता है, जवाब संतोषप्रद होता है तो ठीक है, जवाब नहीं आता है, जवाब संतोषप्रद नहीं होता है तो क्षेत्र के CF/CCF इस प्रकरण को संबंधित जो न्यायालय होगा, ऐसा अगर किसी मान लो सीहोर जिले की घटना है तो सीहोर जिले का जो न्यायालय है उस न्यायालय में इस प्रकरण को पुटअप करेंगे कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत ये वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, परंतु भारत सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त नहीं गई है, इसलिए ये प्रकरण आपके न्यायालय में रजिस्टर्ड किया जा रहा है कि इसमें सुनवाई करने का कष्ट करें। तो ये सूचना प्लस उपयुक्त अभिलेखों के साथ ये पूरा प्रकरण स्थानीय न्यायालय में सीसीएफ साहब प्रेषित करेंगे। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू करने का प्रावधान है। कहीं भी हमको अपने इसमें पीओआर में उल्लेख नहीं करना है कि इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा का उल्लंघन हुआ है, ना ही ये करना है कि तो इसके पास अनुमति नहीं थी, फला फला आरोप में इन्होंने खंती खोद दी इसलिए हमने पीओआर जारी कर दिया। पीओआर हम जारी कर सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धाराओं के अंतर्गत, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के अंदर, उसमें हम सेपरेटली अगर हम चाहें कोई दूसरा हो तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा में हम पीओआर जारी नहीं कर सकते, इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू कैसा करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया।
अब इसमें एक की धारा 4 ये बोलती है कि जो वन संरक्षण अधिनियम है उसमें हमको कानून या नियम बनाने का प्रावधान था। नियम काहे के लिए बनेंगे? संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए। संरक्षण अधिनियम लागू करने की मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि हमारा जो वनों का जो क्षेत्र था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो गैर वानिकी प्रायोजन के थे, जिनमें हम चाहते तो उस भूमि को नहीं देते तो भी काम चल जाता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने वन संरक्षण अधिनियम लेकर आए, लेकिन मंशा ये थी कि विकास कार्य रुके भी नहीं। ऐसे मान लो किसी गांव में स्कूल की बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बने, कहीं पर पेयजल की व्यवस्था करनी तो पेयजल निकले, या अगर किसी भारत सरकार को पता चलता है कि फला जगह बॉक्साइट निकल रहा है या यूरेनियम है तो उस जगह हम खुदाई की अनुमति दें, लेकिन एक उसके लिए एक पूरा खाका तैयार हो, उस खाके के अंदर जाके हम अपना नियम बनाएं, नियम बना के उनको जैसे जैसे हमको करना है वैसे वैसे हम करते रहें और आगे बढ़ते चलें। तो इस अधिनियम की धारा 4 में कहा गया था कि इसमें नियम बनाना है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में वन संरक्षण नियम 2003 आए, जिनको भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रकाशित किया गया। इस प्रकाशन में जो चीज सबसे जरूरी चीज हुई, इसको पहले मैं एक संक्षिप्त में बताता हूँ कि जो वर्ष 2003 में जो नियम बने उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम जो बना वो नियम ये था कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी बोर्ड, या जिसको बोलते हैं कि हिंदी में इसको बोलेंगे कि जो उनको बताएगा कि करना क्या है, तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन जो हुआ, एडवाइजरी बोर्ड का गठन इस कारण से जरूरी था कि हमने बोला कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए कि जो भी काम हमको करना आवश्यक हो, मतलब उस काम को वन भूमि से नहीं करें तो और कोई चारा ही नहीं रह जाए, केवल हम उसी कार्य के लिए हमारी वन भूमि देंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा, इस पर निर्णय कौन लेगा? तो इस निर्णय लेने के लिए कि ये जो काम का हमारे पास प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव पे हमको काम करना है कि नहीं करना है, ये निर्णय लेने के लिए इस नियम में भारत सरकार ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया, जो सलाहकार परिषद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सलाहकार परिषद का गठन किया। जो भी प्रकरण जाएगा भारत सरकार के पास, वो भारत सरकार इस एडवाइजरी बोर्ड को देगी। बोर्ड डिसाइड करेगा कि इस प्रकरण में हमको वन भूमि देना है या नहीं देना है, देना है तो किन शर्तों के अधीन देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। ये निर्णय लेने का अधिकार एडवाइजरी बोर्ड को है। तो मेन काम इसमें था, जो सबसे जरूरी चीज इसमें हुई वो थी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। एडवाइजरी बोर्ड में कौन मेंबर है इससे आपको ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसमें हैं, मतलब दीगर डिपार्टमेंट के भी हैं और इसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो एडवाइजरी बोर्ड इसमें महत्वपूर्ण काम था। और इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड का मैंने काम आपको बता दिया कि भारत सरकार के पास जो भी प्रपोजल जाते हैं, भारत सरकार उन प्रपोजलों को उस एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है। एडवाइजरी बोर्ड उसमें निर्णय लेता है, करना है तो क्यों करना है, करने की शर्तें क्या होंगी, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो रूल्स बने, रूल्स में पहला महत्वपूर्ण रूल था कि एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। एडवाइजरी बोर्ड गठन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पहली चीज़ ये हुई 2003 में कि सबसे निर्णय लिया गया कि सभी प्रपोजल भारत सरकार के पास चले गए तो भारत सरकार के पास काम बहुत बढ़ जाएगा। भारत सरकार ने अपने काम, क्योंकि एक ही स्टेट नहीं है, पूरे भारत राष्ट्र के पूरे राज्यों से प्रपोजल वहाँ पर आएंगे। जब वहाँ प्रपोजल आएंगे तो उन सभी की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। तो भारत सरकार ने नियम 2003 का जो रूल्स बनाया, उस रूल्स में सिंपल सा ये कहा कि 40 हेक्टेयर तक के जो भी प्रपोजल हैं, 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि प्रभावित हो रही हो, उनके जो प्रपोजल जाएंगे वो रीजनल ऑफिस, अभी रीजनल ऑफिस में बताता हूँ क्या होता है। रीजनल ऑफिस जाएंगे, 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है तो उसके जो प्रपोजल हैं वो भारत सरकार को जाएंगे। रीजनल ऑफिस ये होता है कि भारत सरकार ने हर स्टेट में, ऐसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक ही भोपाल में है, हर स्टेट में रीजनल ऑफिस, मतलब जिनमें केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी होते हैं,
उनमें एपीसीसीएफ होते हैं और पीसीसीएफ भी होते हैं, कहीं कहीं सीसीएफ होते हैं, डीएफ होते हैं, एसीएफ होते हैं, डीसीएफ होते हैं। उनको मिला के एक ऑफिस बनाया है जिससे हर काम के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसको बोलते हैं रीजनल ऑफिस। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक रीजनल ऑफिस है भोपाल में। तो 40 हेक्टेयर से कम के जो भी प्रकरण होंगे वो जाएंगे रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस उसकी सहमति करके, रीजनल ऑफिस में भी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। वो रीजनल ऑफिस का एडवाइजरी बोर्ड उन प्रकरणों में अपना निर्णय लेके जाएगा। अंतिम स्वीकृति भारत सरकार ही देगी, लेकिन उन्होंने जो एडवाइजरी कमीटी जो दिल्ली में बनी हुई उसका काम कम कर दिया और 40 हेक्टेयर से कम के जो प्रपोजल हैं उन प्रपोजलों को रीजनल ऑफिस में जो कमेटी गठित है उसके समक्ष प्रस्तुत करना, उसके बाद वहाँ पर जाना। तो ये इसमें पूरा 2003 के रूल्स में ये है कि कैसे कैसे हमको उनको प्रकरणों को भेजना है। तो प्रकरणों को भेजने की दो ही कंडीशन। पहली कंडीशन है कि 40 हेक्टेयर से कम का हमको रीजनल ऑफिस में भेजना था, 40 हेक्टेयर से ज़्यादा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे भेजना था, और 1 हेक्टेयर से कम के प्रपोजल को संबंधित डीएफओ को करने का अधिकार है। कंडीशन उसमें ये है कि उसमें 50 पेड़ से कम पेड़ नहीं होने चाहिए। 50 पेड़ से कम अगर पेड़ भी हैं तो उसको दे सकते हैं, लेकिन उसमें राइडर ये है कि उसके 10 गुना पेड़ आपको मतलब भूमि अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 1 हेक्टेयर से कम के लिए हमको भूमि लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसमें 10 गुना पेड़ कहीं लगाकर बताना होगा उसको। साहब आपने हमको 1 हेक्टेयर जमीन दी है, इस हेक्टेयर में हमारे 30 पेड़ थे, इस 30 पेड़ के बदले हमने 300 पेड़ यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये 1 हेक्टेयर तक का डीएफओ का अधिकार था, 40 हेक्टेयर तक का रीजनल को अधिकार था, और 40 से ज़्यादा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार था। इसी में मतलब उन्होंने 2003 के रूल्स में मेन रूल्स बनाया फॉर्म ए और बी, जो महत्वपूर्ण कड़ी है जो आज भी चलती है। इसी में देना मैं फॉर्म ए और बी आपको बताऊंगा। फॉर्म ए था कि अगर कोई एजेंसी, यूजर एजेंसी की डेफिनेशन है कि यूजर एजेंसी गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे खेत में खदान बनाना है मेरे को, तो खदान की अनुमति लेने के लिए, और खदान अगर उसकी वन भूमि में आ रही है या आधा हिस्सा उसका खेत का हो सकता है, खेत से लगा हुआ हिस्सा वन भूमि में आ रहा है, तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जो यूजर एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम आवेदक संस्था, तो आवेदक संस्था आपका बीएसएनएल हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, आपकी पीएमजीएसवाई होती, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना हो सकती है, या आपका एमपी रूरल डेवलपमेंट मिशन हो सकता है। तो जो ये सब जो है ये यूजर एजेंसी हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, शासकीय भी हो सकती हैं, और कोई इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति भी आवेदक संस्था यूजर एजेंसी हो सकता है। तो यूजर एजेंसी को अपनी बात, आजकल सभी सिस्टम ऑनलाइन है। मैं ये बता दूं कि आजकल कहीं भी आपको ऑफलाइन सिस्टम नहीं है। जो भी चीज़ करनी है हमको, मैं आगे आपको साइट बताऊंगा, किस साइट पर जाके आपको क्या क्या काम करना है। तो जो कुछ भी काम हमको करना है वो हमको ऑनलाइन करना है। तो आवेदक संस्था जो भी रहेगी, मैंने आवेदक संस्था की आपको डेफिनेशन बता दी। एक तो इंडिविजुअल हो सकता है, शासकीय संस्था हो सकती है, प्राइवेट संस्था हो सकती है। तो अपना आवेदन ऑनलाइन फॉर्म नंबर ए पर करना है। अभी बता दूंगा फॉर्म नंबर ए कहाँ मिलेगा आपको। फॉर्म नंबर ए पे आपको करना है। उनने सीमा निर्धारित कर रखी है, कौन सा आवेदन आपको कितने दिन में कहाँ पहुँचना चाहिए। तो प्रारंभिक रूप से इस 2003 के रूल्स में जो सीमा निर्धारित की थी वो ये करिए। फॉर्म ए है कि नए जो आवेदन आपको प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए प्रारंभिक रूप से जो 90 दिन की सीमा निर्धारित की थी कि यूजर एजेंसी से, मतलब जो आवेदक संस्था अगर आवेदन देती है तो 90 दिन में उसका निराकरण होना चाहिए। निराकरण होके हमारे पास से यहाँ से आगे चला जाना चाहिए। और दूसरा फॉर्म नंबर बी है। फॉर्म नंबर बी है किसी की मान लो खदान थी, खदान का 10 साल की अनुमति थी, वो 10 साल की अनुमति खत्म हो गई है, उस 10 साल की अनुमति को हमको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमको फॉर्म नंबर बी है, फॉर्म नंबर बी में हमको इसका आवेदन देना पड़ेगा। तो इस रूल्स में पहला रूल्स मैंने आपको बताया कि इसमें एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया जो भारत सरकार को ये अपनी सुझाव देती है कि ये सुझाव को लागू करना है या सुझाव को लागू नहीं करना है। सुझाव को लागू करना है तो किन शर्तों के अधीन करना है, पहला ये। दूसरा ये कि इसमें शुरुआत कैसे होगी, मतलब वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के उपयोग में लाने के लिए जो हमारी फाइल बनेगी या हमारा प्रकरण बनेगा उस प्रकरण की शुरुआत कैसी होगी। तो प्रकरण की शुरुआत होगी फॉर्म नंबर ए या फॉर्म नंबर बी से। फॉर्म नंबर ए में जो चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब
आगे थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन बीच में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ डेफिनेशंस आएंगी इस फॉर्म में। इस फॉर्म में सबसे पहला आएगा, एक होगा यूजर एजेंसी। यूजर एजेंसी मैंने आपको बता दिया। यूजर एजेंसी मतलब या तो कोई आवेदक संस्था है या आवेदक प्रतिष्ठान है, जो शासकीय भी हो सकता है, अशासकीय भी हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये यूजर एजेंसी की डेफिनेशन है। दूसरा आता है नोडल ऑफिसर। भारत सरकार ने प्रत्येक स्टेट के लिए वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के देने के लिए एक नोडल ऑफिसर का पद बनाया है, या उस पद पे उसको रखा है। हमारे मध्य प्रदेश के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू प्रबंध नोडल ऑफिसर हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था के लिए, वन भूमि को देने के लिए भारत सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें जो नोडल ऑफिसर हैं वो ये मतलब एपीसीसी ऑफ लैंड मैनेजमेंट हैं। यूजर एजेंसी आपको बता ही दिया, एक ये हो गए। फिर इसमें आती है डीएफओ की भूमिका, फिर आती है आपके सीसीएफ साहब की भूमिका, फिर आती है हमारे नोडल ऑफिसर की भूमिका, फिर आती है रीजनल ऑफिस की भूमिका, फिर प्रकरण जाता है भारत सरकार को। भारत सरकार में आती है एडवाइजरी की भूमिका। फिर जब एडवाइजरी भारत सरकार के एडवाइजरी बोर्ड में गया या रीजनल ऑफिस के एडवाइजरी बोर्ड में गया, तो एडवाइजरी बोर्ड जो कंडीशन लगाता है उन कंडीशन को लगाने के बाद हम फिर वापस हमारी जो यूजर एजेंसी उसको बताते हैं, साहब आपने ये जो 50 हेक्टेयर जमीन हमको डैम बनाने के लिए मांगी, इसको हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आपको ये कंडीशन क्या क्या होंगी बताता हूँ, ये कंडीशनों का पालन करना पड़ेगा। तब वो अगर कंडीशन का पालन कर देता है तो हम उसको फाइनल अनुमति देते हैं। तो पहले देते हैं सैद्धांतिक अनुमति, इसको बोलते हैं स्टेज 1, और दूसरी होती है स्टेज 2, जिसको बोलते हैं अंतिम अनुमति है। तो उसमें जो भी शर्तें आरोपित होंगी उसके लिए 5 साल का समय उनको दिया जाएगा। अगर 5 साल के अंदर उनने उन शर्तों का पालन कर लिया तो हम उनको वैचारिक जो अनुमति होगी उसको सैद्धांतिक अनुमति के बाद फाइनल अनुमति जो है वो दे देंगे, अदरवाइज प्रकरण को समाप्त कर देंगे। अब एक बीच में थोड़ी सी चीज़ मेरे को याद आ रही है, मैं पहले बता दूं आगे बढ़ने के पहले। एडवाइजरी बोर्ड है, चाहे वो रीजनल ऑफिस का एडवाइजरी बोर्ड हो या भारत सरकार का एडवाइजरी बोर्ड हो, वो ये देखते हैं कि ऐसे मान लो हमारा कोई जंगल है, जो जंगल बहुत घना है या जिसमें बहुत पेड़ थे, या इसमें नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जड़ी बूटी थी, ये थी वो थी, लेकिन उनको लगा कि यार ये 40 हेक्टेयर का 50 हेक्टेयर का जो जंगल है, 50 हेक्टेयर की दूसरी ज़मीन मिल जाएगी, तो जो चीज़ ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट थी उतनी सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है, वो एडवाइजरी बोर्ड ये बोलता है भाई आपको 50 हेक्टेयर का ये वैकल्पिक वृक्षारोपण तो करना ही करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्योंकि क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए आपको एक जड़ी बूटी का वृक्षारोपण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जड़ी बूटी का आपने कर दिया, अब ये रोड बहुत अच्छी है, यहाँ से रोड निकलती थी, इसके आसपास वृक्षारोपण था, इसलिए आपको इसका पथ किनारे वृक्षारोपण भी करना पड़ेगा। पत्नी वृक्षारोपण कर दिया, मान लो आपने डैम बनाया, तो उन्होंने कहा साहब जो केचमेंट का जो एरिया है, मतलब केचमेंट एरिया जो गांव खाली होंगे, जो जगह बनेगी, उन्होंने कहा साहब केचमेंट एरिया में आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। ऐसे तमाम तरह की शर्तें लगती हैं, उसका पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। सीए की योजना बनाते हैं साहब, सीए की योजना ये है, इस सीए की योजना के लिए इतना पैसा, केचमेंट एरिया प्लांटेशन के लिए इतना पैसा, वैली ट्रीटमेंट के लिए इतना पैसा, और औषधि वृक्षारोपण के लिए इतना पैसा। इसके बाद आपको मान लो कहीं ऐसा लगता है कि वैली प्लांटेशन करना है तो उसके लिए इतना पैसा, इन सब का पैसा जोड़ते हैं। प्लस एक चीज़ और करते हैं, वो चीज़ ये करते हैं कि हम इसकी बात वो कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जंगल है, जो हमारा वन है, उस वन की उपयोगिता क्या है, वो हमको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, कितना हमको उससे पर्यावरण में योगदान मिल रहा है, उन सबका पैसे के रूप में, राशि के रूप में उसका गणना की जाती है। उस गणना को बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब उस जंगल की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब उस जंगल का आज के हमारे जीवन में कीमत कितनी है, उस कीमत को भी हम एनपीवी की राशि को भी हम यूजर एजेंसी से लेते हैं। ये सब चीज़ें शर्तें अधिरोपित करते हैं। अगर ये सब चीज़ें राशि जमा कर देती है तो हम स्टेज 2 की अनुमति यूजर एजेंसी को प्रदान करते हैं। मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा अभी आगे कि आप एनपी में हम क्या क्या काम करते हैं, कैसी राशि को खर्च करते हैं, वो आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा। अब मैं जो एक चीज़ बताने वाला हूँ कि 2003 में जो नियम बने, फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म ए है नए प्रपोजल के एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म बी है रिन्यूअल प्रपोजल के उसके आवेदन है। अब 2003 जब नियम बन गए
तो 2004 में उन नियमों में संशोधन हुआ। लोगों को जब कोई हम चीज़ करते हैं तभी हमको आगे चल के पता चलता है कि हमने इसमें कितना सही किया है, कितना गलत किया है। जब चीज़ को लागू करते हैं तब समझ में आता है कि ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई। तो 2003 में जो नियम बने उन 2004 में उनका संशोधन हुआ। संशोधन सबसे पहले ये हुआ, इसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड में कुछ दूसरे लोगों को, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, पहले कुछ कम लोग रखे थे एडवाइजरी बोर्ड में, कुछ दूसरे लोगों को भी लाके उनमें शामिल किया गया। लेकिन आपसे संबंधित सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय दिया गया था यूजर एजेंसी ने जब से आवेदन दिया और उसके निराकरण तक, अगर उसके लेवल पर पेंडिंग है वो समय हम कम कर देंगे। हमारे लेवल पर जो पेंडिंग है अगर वो हम समय कैलकुलेट करें तो पहले जो 90 दिन था उसको बढ़ा के हमने 210 दिन कर दिया। लेकिन सब कुछ होने के बाद DO4 लेवल पे ये दिन केवल हमारे पास है 10 दिन के अंदर DFO को जब प्रकरण फाइनली आता है, हार्ड कॉपी जमा होती, बताऊंगा कैसे कैसे जमा होती है। जब हार्ड कॉपी जमा होने के बाद जब DFO को फाइनल डिसीजन देना, उसमें अपना रिकमेंडेशन लिखनी है, उसके लिए DFO के पास, क्योंकि पहले सब काम DFO ने कर लिया फाइल होने के पहले, आने जाने के पहले, तो उसके बाद DFO साहब के पास केवल 10 दिन का समय है। उस 10 दिन के अंदर उसको मूव करनी है। तो ये 2004 का जो नियम बनाया, उस 4 के नियम में ये बताया गया कि किस जगह ये फाइल कितने दिन तक रुक सकती है। तो जो 90 दिन था उसको बढ़ा के 180 दिन कर दिया। DFO साहब का टाइम 10 दिन कर दिया। एडवाइजरी बोर्ड में कुछ कम ज़्यादा गठन हुआ। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी बताया था कि इसमें एक नियम का और संशोधन किया गया कि जो पहले मैंने बताया था कि जो प्रकरण 40 हेक्टेयर से कम थे, उन 40 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों को रीजनल ऑफिस भेजा जा रहा था और रीजनल ऑफिस उस पर डिसीजन ले रहा था। लेकिन जब अगले 2004 के नियम बने, 2004 के नियम में ये एहसास हुआ कि 40 हेक्टेयर तक का जो रीजनल ऑफिस को अधिकार दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए उस अधिकार को भेजना 40 हेक्टेयर तक रहेगा, लेकिन रीजनल ऑफिस को केवल 5 हेक्टेयर तक के प्रकरणों में वन भूमि विवर्तन के अधिकार दिए गए। शेष के लिए उनको बताया गया कि आप अपनी रिकमेंडेशन बना के, आपको जो भी सुझाव हो या जो भी आपकी सहमति असहमति बना के भारत सरकार को भेजें। 5 हेक्टेयर तक के आप माइनिंग मतलब खदान जो बनती हैं वो, प्लस अतिक्रमण के प्रस्ताव को छोड़कर 5 हेक्टेयर तक के प्रस्ताव को उनको करने का अधिकार दिया गया। बाकी शेष अधिकार उनको आगे भेजने किया गया। तो ये नियम बने, फिर 2005 में भी ऐसा नियम बना, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है। तो मेन जो अपना टॉपिक अपन अब आए हैं, तो वो अपना ये आया कि सबसे पहले हमारा काम क्या है। हम जो भी काम करेंगे वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 और उसके तहत बनाए गए 2003 और 2004 के नियमों के अंतर्गत करेंगे, जिसमें 2005 में भी संशोधन किया गया। मेन जो हमारी बाइबल है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो केवल चलेगी वन संरक्षण अधिनियम 1980 और उसके तहत बनाए गए 2003, 2004 और 2005 के नियम से। नियम ये बोलता है, पहले ऑनलाइन प्रोसेस नहीं थी, अब सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गई। तो नियम ये बोलता है कि अगर सबसे पहले कोई आवेदक संस्था है जो आवेदन कर रही है तो उसको ऑनलाइन फॉर्म ए पे आवेदन करना पड़ेगा। कोई रिन्यूअल कराना चाहता है तो उसको फॉर्म नंबर बी पे आवेदन करेगा। उसके कॉलम है, मैं आपको एक साइट का नाम बता रहा हूँ, एक साइट लिखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस, FOREST फॉरेस्ट CLEARANC फॉरेस्ट क्लियरेंस.gov.in। इस साइट पे आप जाएंगे, इस साइट को खोलें। इस साइट में खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि सब कैसे कैसे करना है। उसमें विंडो आएगी, विंडो आप जब खोलेंगे तो आपको कुछ प्रकरण 2014 के पहले तक 2 कैटेगरी हैं, 2014 के पूर्व के और 2014 के बाद के। उसमें आपको समझ में आएगा। उसी में आपको आवेदक संस्था को आवेदन देना है। आवेदक संस्था आवेदन देगी तो आवेदन जब देगी सीधे वो जाएगा नोडल ऑफिसर के पास। नोडल ऑफिसर, चूँकि भोपाल में हम लोग ये देखते हैं, प्रकरण का अध्ययन करते हैं, प्रकरण में क्या क्या तकनीकी कमी है, वो अगर हमको लगता है कि इसमें ये कमी है तो हम ऑनलाइन फिर उसको वापस भेज देते हैं आवेदक संस्था को, साहब इस प्रकरण में आपके ये कमी है। आवेदक संस्था फिर हमको देती है। ये दो जब तक चलता रहता है जब तक कि आवेदक संस्था हमारी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर्म ए और फॉर्म बी में जो और रिक्वायरमेंट लिखी हैं, KML फाइल होना चाहिए उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम आवेदक संस्था और नोडल ऑफिसर भोपाल और लोकल जो हैं उनके बीच में
ऑनलाइन आदान प्रदान चलता रहता है। वो कुछ हम कुछ चीज़ मांगते हैं, वो दूसरी कोई चीज़ दे देते हैं, फिर हम बोलते नहीं था, हमने तो ये मांगा था, आपने ये नहीं ये दे दिया। तो जब हमको जिस वक्त लगता है कि ये अब पूरी जो आवेदक संस्था ने जो सब कुछ दे दिया है, उस वक्त हम आवेदक संस्था को बोलते हैं कि आप इस प्रकरण की हार्ड कॉपी डिवीजन ऑफिस में जमा कराइए। जब पूरा सब कुछ हो गया तो हर चीज़ स्कैन करके उसमें अपलोड करनी पड़ती। तो हम लोग देखते रहते हैं, तो जो भी है उन्होंने कहा साहब ये इसकी फाइल है, ये KML फाइल आ गई, तो उन्होंने कहा साहब ये वृक्षों की गणना हो गई, तो ये जो कुछ भी सब है उसमें नियम में, तो जब पूरा यहाँ दिखता रहता है, जब पूरी औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं तो वो DO साहब को हम प्रकरण देते हैं, उससे बोलते हैं हार्ड कॉपी वहाँ DO साहब के पास जमा करो। अब DO साहब का काम आता है। DO साहब के पास हार्ड कॉपी जमा तब होती जब तक कि वो कलेक्टर से यही पता कर लेता है कि उसको कौन सी भूमि, वन भूमि के लिए राजस्व डिपार्टमेंट दे रहा है क्या, कोई सी मतलब राजस्व भूमि मिल रही है क्या, समतुल राजस्व भूमि मिलेगी। मतलब पहले ये था कि डबल मिलती थी, आजकल ये हो गया है कि 5 हेक्टेयर के लिए छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल ही 5 हेक्टेयर का आपको मिलेगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ही हम DO साहब को देखते हैं। अब DO साहब का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है, क्योंकि अधिकतर जो भी गैर वन भूमि अपन किसी वन भूमि गैर प्रायोजन के लिए दे रहे हैं, उसमें जो हमको भूमि मिल रही है और उस भूमि के बदले में जो हमको राजस्व भूमि मिल रही है, उस भूमि के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसमें अधिकतर भूमि में अतिक्रमण है, या वो भूमि ऐसी है जिसमें वृक्षारोपण नहीं हो सकता है, वृक्षारोपण फेल होता है। जब वृक्षारोपण फेल होता है तो हमारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, उनकी चार्जशीट बनती है, उनसे रिकवरी होती है, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। तो सबसे पहले DO साहब कहीं जो 10 दिन में है जो आपको काम करना है, वो काम ये करना है कि उस साइट का विजिट करनी है। सपोज करिए कि हमने 5 हेक्टेयर भूमि, आपके क्षेत्र की 5 हेक्टेयर भूमि गई और कलेक्टर साहब ने बताया कि था फला फला रकबा नंबर की फला फला मतलब जो राजस्व भूमि है, जो छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल है, उस भूमि को हम आपको बदले में ये भूमि देंगे। तो राजस्व वाली वो जमीन देते हैं जो उनके ज़्यादा काम की नहीं होती, जिसमें अतिक्रमण होता है या कुछ होता है, कई बार शमशान की जगह दे देते हैं, कई बार चरोखर की जमीन दे देते हैं। तो DO साहब संबंधित राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके उस साइट का निरीक्षण कर लें, क्योंकि निरीक्षण करने के बाद ही, जब आपने निरीक्षण कर लिया, निरीक्षण करने के बाद आपको उस क्षेत्र जो कि हमने वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजनाओं के लिए लिया है, उस क्षेत्र की उपयुक्तता, वो क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं पता चल सकेगा। हो सकता है कि हमको उसमें लगाना है वैकल्पिक वृक्षारोपण, जिसमें मतलब हम अपनी योजना बना के रखें कि हम 10 साल के बाद, योजना खत्म होने की अवधि के बाद 75% सर्वाइवल देंगे, लेकिन वहाँ तो पत्थर है, वो पत्थर होने के कारण वो 10 साल बाद 3-4% ही पौधे आए, तो हमारे जितने भी लोग हैं उन सबसे रिकवरी होगी। या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसी ज़मीन दी है जिसमें 50-60 साल से अतिक्रमण है और जिस अतिक्रमण को खाली कराना हमारे लिए संभव नहीं है, तो DO साहब जो ऑनलाइन लिखेंगे, जब उसका क्षेत्र का चयन कर लें, क्षेत्र का निरीक्षण कर लें, तो क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उनको लिखना पड़ेगा कि हमने इस क्षेत्र का विजिट किया, ये जो क्षेत्र का वन भूमि के बदले जो भूमि मिल रही है वो वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगर उपयुक्त नहीं है तो उनको लिखना होगा कि साहब ये भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसके लिए दूसरी भूमि लेना आवश्यक होगा। अगर DO साहब ये लिख देते हैं कि ये भूमि वानिकी प्रायोजन के लिए ठीक नहीं है, तो वापस फाइल जाएगी यूजर एजेंसी के पास। मतलब भूमि की व्यवस्था कराने का काम यूजर एजेंसी का है, हमको हमारी दिक्कत नहीं है। हम फाइल फिर यूजर एजेंसी के पास भेज देंगे, भाई आपने जो जगह हमको बताई थी, बदले की जो भूमि आपने दिलवाई थी, वो इन कारणों के कारण ठीक नहीं है, इसलिए कि दूसरी वन भूमि की व्यवस्था करते रहें। तो ये फाइल फिर उसमें पाले में चली गई थी, समय काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये उसके पास है, वो फिर से जाएगा कलेक्टर को, फिर से आवेदन देगा, फिर कलेक्टर साहब उसके बाद जाएंगे, साहब मेरे ये है, मेरे को ज़मीन चाहिए, या संबंधित डिपार्टमेंट दूसरी ज़मीन देगा, तो लंबी प्रक्रिया है। कई बार ये भी डिसाइड होता है कि नहीं साहब पूरे ज़िले में कहीं जगह ही नहीं है, तो उनने कहा साहब अब तो आप जो ज़मीन जा रही है, तो जो ज़मीन आपकी गई उसके बदले में जो आपका बिगड़े वन क्षेत्रों का जो क्षेत्र है उसमें दुगने क्षेत्र में कर लीजिए, तो वो लिखवा के देगा कलेक्टर से, साहब ये आप तो इसमें ज़मीन कहीं उपलब्ध ही नहीं है, और इस जो ज़मीन नहीं है तो क्या करें सर, आपका जो बिगड़ा वन क्षेत्र है उसमें दुगने के लिए मतलब 5 हेक्टेयर के बदले 10 हेक्टेयर। तो जब वो सहमति देगी यूजर एजेंसी नहीं था, हमको तो ये 5 हेक्टेयर बदले 5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं मिल रही है, आप तो 10 हेक्टेयर में लगाइए,
तो हम अपने जो सीए की योजना बनाएंगे वो 10 हेक्टेयर क्षेत्र की बनाएंगे, तो उसको डबल पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब यूजर एजेंसी और ये डीओ साहब डिसाइड करेंगे जो योजना उसने जिस जगह बताई है वो जगह उपयुक्त है कि नहीं। अगर जगह उपयुक्त डीओ साहब ने लिख दिया तो 5 हेक्टेयर की योजना बन जाएगी। अगर डीओ साहब लिख देते हैं नहीं साहब ये तो जगह अच्छी नहीं है, तो या तो दूसरी जगह मिलेगी, अगर जगह नहीं भी मिली तो हमको डबल डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए वृक्षारोपण के लिए पैसा उसमें मिल जाएगा। तो इस भी ऑनलाइन प्रकरण में ये डीओ साहब की भूमिका है। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक जो सीसीएफ साहब उनकी भूमिका ये आती है, ऑनलाइन उनके पास चला जाएगा प्रकरण। जब ऑनलाइन हुआ प्रकरण चला जाएगा तो डीओ को लिए गए निर्णय पे सहमति या असहमति वो व्यक्त करेंगे। सहमति कर जो व्यक्त करेंगे, असहमति व्यक्त करेंगे तो भी हमारे पास आएगी, सहमति व्यक्त करेंगे तो भी हमारे पास आएगी। फिर नोडल ऑफिसर उसमें डिसाइड करेंगे कि जो सब कुछ हुआ वो अभी तक सही हुआ कि नहीं। अगर नोडल ऑफिसर को फिर लगता है नहीं साहब इसमें कोई चीज़ रह गई है तो फिर से वो क्वेरी करके किसी भी चैनल को भेज सकते हैं। हो सकता है वापस सीसीएफ साहब को भेज दें, डीओ साहब को भेज दें, यूजर एजेंसी को भेज दें। जब ये पूरी वापस आ जाएगा तब ठीक लगेगा तो नोडल ऑफिसर ऑफ द स्टेट मतलब राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं इस प्रकरण को राज्य सरकार के पास भेजेंगे, जिस पे जो निर्णय लेंगे वो अंडर सेक्रेटरी से कम वाले कोई निर्णय नहीं लेंगे। वो उस पर निर्णय लेंगे, सहमति व्यक्त करेंगे, असहमति व्यक्त करेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद प्रकरण हम भेजेंगे रीजनल ऑफिस, भारत सरकार से वापस हमारे पास आएगा। वापस आने के बाद हम भेज देंगे उसको रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस में जो एडवाइजरी बोर्ड है वो एडवाइजरी बोर्ड इसमें फिर डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद प्रकरण भेजा जाएगा भारत सरकार को। भारत सरकार अपने एडवाइजरी बोर्ड में करेगा। एडवाइजरी बोर्ड जैसे भी हमने बताया कि आपको 10 हेक्टेयर की हमने सीए बना के भेज दी, एडवाइजरी बोर्ड को लगेगा नहीं 10 हेक्टेयर के सीए में कुछ नहीं होगा, इसमें तो और ही पैसा जमा करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो खदान का कोई प्रकरण है तो उनको लगता है कि नहीं साहब खदान बनने से आसपास का जो पर्यावरण है वो संतुलित हो जाएगा और इससे धूल निकलेगी, उड़ के जाएगी। तो एडवाइजरी बोर्ड ये हो सकता है नहीं साहब आप तो इसके ऊपर सेफ्टी जोन बनाइए। सेफ्टी जोन बनाइए मतलब वृक्षारोपण करिए। सेफ्टी जोन मतलब जो आपका माइनिंग का एरिया है, माइनिंग के एरिया के चारों तरफ आपको वृक्षारोपण करना है। लेकिन अभी तो हमने डीएफओ साहब ने वो ली नहीं थी सीए की उसकी योजना, लेकिन शर्त क्या आरोपित हो गई कि आपको सेफ्टी जोन का भी पैसा लेना है। तो एक शर्त लगा दी नहीं साहब माइनिंग है, माइनिंग में सेफ्टी जोन का पैसा आपको लेना पड़ेगा। तो एडवाइजरी बोर्ड सेफ्टी जोन का पैसे की बात कर सकता है। एडवाइजरी बोर्ड ये कर सकता है कि ऐसे मान लो खदान चल रही है 1 हेक्टेयर में, आपको ऊपर दिख रही खदान 1 हेक्टेयर में चल रही है, नीचे जाके हो सकती है वो 50-100 हेक्टेयर में फैल गई हो। तो वो जो 50-100 हेक्टेयर में फैली है वो आपके जंगल के नीचे फैली है। तो एडवाइजरी बोर्ड ये बोल सकता नहीं साहब ये जो नीचे अभी तो आपने ऊपर ऊपर दिख रहा था, तो ऊपर ऊपर हमने केवल 2 हेक्टेयर क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना बना ली, लेकिन नीचे जाके हो सकता है 30 हेक्टेयर हो गई वो। तो 30 हेक्टेयर योजना के लिए एडवाइजरी बोर्ड बोल सकता नहीं साहब ये जो ऊपर का जंगल भी प्रभावित हो रहा है इसके लिए हमको वैकल्पिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। तो इसलिए एडिशनल सी है बाकी 32 हेक्टेयर जो 28 हेक्टेयर और है उसका पैसा भी आपको जमा कराना पड़ेगा। तो वो जमा कराने के लिए एडवाइजरी बोर्ड कंडीशन लगा सकता है। एक चीज और कर सकती है भारत सरकार। कई बार क्या होता है कि स्थानीय मतलब राज्य सरकारों में विभागों की सहमति हो जाती है, तो हो जाती है नहीं भी होती है। तो ऐसा लगा कि आपने आवेदन किया, मान लो हम सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सड़क योजना वालों ने आवेदन कर दिया ऑनलाइन और नोडल ऑफिसर को उन्होंने आवेदन कर दिया। नोडल ऑफिसर ने उसमें जो भी विसंगतियां थी उसको वापस क्वेरी कर दी, उन्होंने क्वेरी का भी पालन करके वापस कर दिया। उन्हें हार्ड कॉपी डिवीजन में जमा भी करा दी। हार्ड कॉपी की जो रिसिप्ट थी उसको उन्होंने स्कैन करके अपलोड भी कर दिया था, हमको भी दिख रहा था, उन्होंने तो जमा करा दी, लेकिन परमिशन नहीं आई अभी तक। तो जो यूजर एजेंसी था उसको लगा कि चलो यार अपने आप सब काम खत्म हो गया, अब अपन काम करना चालू कर देते हैं। तो हो सकता है कि 2 हेक्टेयर का उनका टोटल एरिया था, उसमें उन्होंने काम करना चालू कर दिया। अब हमारे लोग गए उन्होंने बोला भाई परमिशन दिखाओ इसकी, तो उन्होंने साहब परमिशन तो है नहीं अभी। तो ये सब चीज़ कम्युनिकेट होकर ये होगा कि साहब इन्होंने तो बिना मतलब भारत सरकार की अनुमति के ये काम कर लिया, ये काम चालू कर दिया। तो इसको भारत सरकार बोलेगी कि साहब इसमें अब जो एडवाइजरी बोर्ड है वो ये बोलेगा कि इनको दंड दिया जाए। तो आप सभी लोगों ने दांडिक वृक्षारोपण का नाम सुना होगा। दांडिक जिसको बोलते हैं पिनल कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन, है ना। तो पिनल मतलब दांडिक वृक्षारोपण, ये वही वृक्षारोपण है। तो दंड कुछ भी हो सकता है। अभी बात चल रही थी कि 5 हेक्टेयर के बदले 5 हेक्टेयर करना है,
पैनल फॉरेस्टेशन में ये होता है, उन्होंने यहाँ 5 हेक्टेयर आपने बिना भारत सरकार की अनुमति की 5 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग कर लिया, अब आपको 40 हेक्टेयर में करना पड़ेगा, उन्होंने 30 में करना। एडवाइजरी बोर्ड का आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन भारत सरकार माने या नहीं माने, ये उसका प्रीरोगेटिव है, मतलब विशेषाधिकार है। भारत सरकार मान भी सकती है, भारत सरकार नहीं भी माने, दोनों कंडीशन है। मान ले तो अच्छी बात, नहीं मान ले तो अच्छी बात, लेकिन वो लगा सकती है नहीं साहब आपने बिना अनुमति के कर लिया तो आपको 10 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना दांडी वृक्षारोपण करना पड़ेगा। इसलिए फील्ड के लोग बहुत लोग बोलते हैं दांडी वृक्षारोपण ये है क्या, ये मैंने बता दिया। तो ये भी हो सकता है कि आपके वनमंडल में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ हो, दूसरे वनमंडल में उसका काम हुआ, लेकिन दांडी वृक्षारोपण और जगह नहीं थी, दांडी वृक्षारोपण कहीं जगह नहीं थी, तो वो आपके वनमंडल को मिल गया। तो ये सब चीजें उसमें मतलब होती रहेंगी। तो मेन ये है कि हमको डीओ साहब को जाके जगह की देखना है, जगह उपयुक्त होना चाहिए। अतिक्रमण वाली जगह हम बिल्कुल नहीं लेंगे, अतिक्रमण वाली जगह हम बिल्कुल नहीं लेंगे। पत्थर, पहाड़ी, पठारी जिसमें कि हमारा वृक्षारोपण नहीं आएगा, वो हम जगह बिल्कुल नहीं लेंगे। अब एक नटसेल में मैं आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं बता दी आपको, ये प्रेजेंटेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने पैसा लिया उस पैसे को हमको कैसे कैसे खर्च करना है, उसकी कैसी योजनाएं बनानी है, कैसी योजना बना के हमको कैसे खर्च करना है, उसके बारे में आगे